हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, जैसा कि आज हमारी क्लास जो है 41 होने वाली है और इससे पहले हम 160 तक के क्वेश्चन कर चुके हैं। जो ये कि हमारा जो पेपर है ये हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी 2018 का पेपर है दोस्तों। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत जो प्रवक्ता की मुख्य परीक्षा के लिए जो सिलेबस रखा गया है वही सिलेबस इसके अंतर्गत भी असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस के अंतर्गत भी है। तो इसलिए ये जो क्वेश्चंस हैं दोस्तों आपके आगामी एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली हैं। इसलिए आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि आपको लगातार हमारे चैनल के माध्यम से इसी प्रकार की हिंदी की क्लासेस देखने को मिलती रहेंगी। और साथ ही दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है 161 से इसको हिंदी की मैम जो हैं उनके द्वारा ये क्लास कराई जाएगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पूरी क्लास को ज़रूर वॉच कीजिएगा और साथ ही अंत में कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि मैम की ये क्लास आपको कैसी लगी। तो बिना देरी किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और लेते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। नमस्कार साथियों, आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न रहेगा। हिंदी साहित्य के संदर्भ में गारसा दत्तासी का किस रूप में उल्लेख किया जाता है? तो इसके ऑप्शन है काव्यकार के रूप में, निबंधकार के रूप में, समालोचक के रूप में या इतिहासकार के रूप में। तो जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4, इतिहासकार के रूप में। अगला प्रश्न है, लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। इन पंक्तियों के लेखक कौन हैं? तो इसमें हमें जो ऑप्शन दे रखे हैं, पहला दे रखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र शुक्ल और ऑप्शन नंबर 4 है राम कुमार वर्मा। तो जो इसका सही जवाब है, ये जो पंक्तियां हैं ये हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या होगा, आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है। तो ये जो वाक्य है वो कह रहे हैं ये किसकी रचना है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं धूमिल की, त्रिलोचन की, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की या मुक्ति बोध की। तो जो इसका सही जवाब है, जो ये रचना है जिस रचना से ये पंक्तियां हैं वो हैं धूमिल की। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब। आज की क्लास का हमारा अगला प्रश्न है, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। तो ये पंक्तियाँ किसकी है? तो इसमें ऑप्शन हमें दे रखे हैं अज्ञेय की, गिरजा कुमार माथुर की, भवानी प्रसाद मिश्र की या शमशेर बहादुर सिंह की। तो ये जो पंक्तियाँ हैं, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, तो ये हैं हमारे ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है हमारा, आदिकाल और भक्ति काल के बीच एक स्वर्णिम कड़ी किसे कहा गया है? तो इसमें जो ऑप्शन है, किसे कहा गया है, जयदेव को कहा गया है, विद्यापति को कहा गया है या जायसी या जगनिक। तो हमारे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें से जो सही जवाब है वो है विद्यापति। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब। विद्यापति को आदिकाल और भक्ति काल के बीच एक स्वर्णिम कड़ी के रूप में जाना गया है। अगला प्रश्न है हमारा, साहित्य में नव जागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार कौन है? तो इसमें हमें जो ऑप्शन दे रखे हैं, पहला है लल्लू लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाल कृष्ण भट्ट या राजा शिव प्रसाद। तो जो हमारे इसका सही उत्तर है, तो साहित्य में नव जागरण का सूर्योदय करने वाले जो साहित्यकार हैं वह हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को नवजागरण का सूर्योदय करने का वाले साहित्यकार के रूप में जाना गया है। अगला प्रश्न है हमारा, भाषा पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? जो भाषा नामक पत्रिका है तो वो कहाँ से प्रकाशित होती है? तो ऑप्शन दे रखे हैं हमारे, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा से, केंद्रीय हिंदी निर्देशालय नई दिल्ली से, नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी से या दक्षिण भारत प्रचार सभा मद्रास से। तो जो हमारी भाषा नाम की पत्रिका है तो ये प्रकाशित होती है
केंद्रीय हिंदी निर्देशालय नई दिल्ली से। तो हमारा जो इसका सही उत्तर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन छायावाद का कवि नहीं है? तो हमें कुछ कवियों के नाम दे रखे हैं और उनमें से पूछा है कि कौन छायावाद के कवि नहीं है। तो पहला ऑप्शन है हमारे जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त। तो आप सभी को जैसा कि पता ही है, छायावाद के जो 4 प्रमुख कवि हैं, छायावाद के स्तंभ माने गए हैं। तो उनमें से जयशंकर प्रसाद जी हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी भी हैं, और इसमें जो हमारा इसके अकॉर्डिंग जो हमारा सही उत्तर है वो है मैथिली शरण गुप्त। इनको छायावाद का कवि नहीं माना गया है। इनकी जगह जो चौथा कवि हैं, वो जो कवित्री हैं मैथिली महादेवी वर्मा, छायावाद की प्रमुख कवित्री के रूप में जानी जाती हैं। तो हमारे छायावाद के 4 स्तंभ मैथिली शरण गुप्त को छोड़ के महादेवी वर्मा जी आ जाएंगी चौथी। अगला प्रश्न है हमारा कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? तो हमें इसमें कुछ रचनाएं दे रखी हैं। पहला है निहार, युगांत, रश्मि, सांध्य गीत। तो इसमें हमें जो कह रखा है प्रश्न में, महादेवी वर्मा की रचना जो नहीं है, तो इसमें जो युगांत है ये किसकी महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। तो युगांत जो रचना है वो है सुमित्रा नंदन पंत जी की। बाकी ये तीनों निहार, रश्मि, सांध्य गीत महादेवी वर्मा जी की ही रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, सूरज का 7वां घोड़ा किसकी रचना है? तो इसमें जो हमें ऑप्शन दे रखे हैं, जगदीश चंद्र माथुर, धर्मवीर भारती, मोहन राकेश या नरेश मेहता। तो जो सूरज का 7वां घोड़ा नामक जो रचना है ये हमारे धर्मवीर भारती जी की। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रामचरितमानस की रचना कितने समय में पूरी हुई? तो आप सभी जानते हैं रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित एक रचना है। तो इसमें यह रचना कितने वर्ष में पूरी हुई? तो इसे हमें ऑप्शन दे रखें, 3 वर्ष 4 महीने, 2 वर्ष 7 माह, 2 वर्ष 4 माह, 2 वर्ष 9 माह। तो इसमें जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा 2 वर्ष 7 माह। तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब। तो और बाकी रामचरितमानस तुलसीदास दास द्वारा रचित रचना है और ये अवधी भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न है हमारा, मेरे प्रियतम को भाता है तम के पर्दे में आना, इन पंक्तियों की गणना किस काव्य धारा में होती है? तो इसमें हमें ऑप्शन दे रखे हैं, नई कविता में, प्रगतिवाद में, रहस्यवाद में या प्रयोगवाद में। तो जो ये पंक्तियां हैं, मेरे प्रियतम को भाता है तम के पर्दे में आना, ये पंक्तियां ले रखी हैं रहस्यवाद से। तो जो ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न जाने ढुलक ओस में कौन खींच लेता मेरे दृग मौन, पंत की किस कविता की पंक्ति है? तो ये जो पंक्तियां दे रखी है सुमित्रा नंदन पंत जी की, तो कह रहे हैं इनकी कौन सी कविता की पंक्तियां हैं? तो हमें ऑप्शन दे रखे हैं, निशा निमंत्रण, मौन निमंत्रण, नौका विहार या ज्योत्सना। तो इसमें से हमें ये पंक्तियां बतानी किसकी हैं। तो जो हमारा मौन निमंत्रण नामक जो कविता है उसमें से पंत जी की ये पंक्तियां ले रखी हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, नरोत्तम दास की प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है? तो जो कवि हैं नरोत्तम दास जी, उनकी प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है? इसमें दे रखा है, काव्य कल्पद्रुम, सुदामा चरित, हनुमान बाहुक या बर्वे रामायण। तो जो नरोत्तम दास जी की जो प्रसिद्ध रचना का नाम है वो है हमारा सुदामा चरित।
तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास किसान जीवन से संबंधित नहीं है। तो हमें इस यहाँ पे उनके उपन्यास दे रखे हैं। पहला है गोदान, प्रेमाशय, कायाकल्प, कर्मभूमि। तो 4 हमें उपन्यास दे रखे हैं, इसमें से हमें बताना है उनका कौन सा उपन्यास किसान जीवन से संबंधित नहीं है। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा कायाकल्प। बाकी ये तीनों गोदान, प्रेमाशय, कर्मभूमि किसान जीवन पे आधारित हैं, जबकि जो हमारा उत्तर है कायाकल्प, ये प्रेमचंद जी के ग्रामीण भारतीय परिवार से संबंधित उपन्यास है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रेमचंद की परंपरा का उपन्यासकार कौन है। तो हमें ऑप्शन दे रखे हैं यशपाल, राहुल सांस्कृत्यायन, अज्ञेय या जैनिन कुमार। तो हमारे जो सही उत्तर है इसका, इसमें है यशपाल। यशपाल जी जो हैं प्रेमचंद की परंपरा के उपन्यासकार माने गए हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा, हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अमृतलाल नागर के निम्न उपन्यासों में से कौन सा जीवनी आधारित नहीं है। तो हमें ऑप्शन दे रखे मानस का हंस, एकदा नैमिषारण्य, नाच्यो बहुत गोपाल, सुहाग के नुपुर। तो जो हमारे अमृतलाल नागर जी के उपन्यास में से जो जीवनी पे आधारित हैं वो तो मानस का हंस एक जीवनी आधारित है, एकदा नैमिषारण्य भी जीवनी आधारित है, नाच्यो बहुत गोपाला भी जीवनी आधारित है। जो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सुहाग के नुपुर, ऑप्शन नंबर 4। तो ये क्या है, अमृतलाल नागर जी का जीवनी पे आधारित रचना नहीं है, उपन्यास नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं ममता कालिया, मन्नू भंडारी, उषा प्रियमवदा या मृणाल पांडे। तो जो सही उत्तर है इसका, आपका बंटी जो उपन्यास है उसकी लेखिका हैं मन्नू भंडारी। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा दूसरा है वो क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर बन जाएगा मन्नू भंडारी। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा रचनाकार नई कहानी आंदोलन में शामिल नहीं है। तो हमें ऑप्शन दे रखे हैं कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मार्कंडेय, मोहन राकेश। तो हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं कौन सा रचनाकार नई कहानी आंदोलन में शामिल नहीं है। तो जो हमारे कमलेश्वर हैं, राजेंद्र यादव हैं, मोहन राकेश हैं, ये तीनों नई कहानी आंदोलन में शामिल रचनाकार हैं। जबकि जो मार्कंडेय हैं, ऑप्शन नंबर जो तीसरा है हमारा, वो क्या है, नई कहानी आंदोलन में शामिल रचनाकार नहीं है। तो हमारा जो ये प्रश्न जो उत्तर बन जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा मार्कंडेय। अगला प्रश्न है हमारा, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में पलता है, यह प्रसाद के किस नाटक का कथन है। तो जो हमें कथन दे रखा है, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में पलता है, तो उनके जयशंकर प्रसाद जी की किस नाटक का कथन है। तो हमें उनके नाटक दे रखे हैं स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु या जन्मेजय जय का नाग यज्ञ। तो इसका जो सही उत्तर बन जाएगा वो हो जाएगा चंद्रगुप्त। तो ये जो कथन है वो है चंद्रगुप्त का, ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कौन कौन रसवादी आलोचक कहे जाते हैं। तो हमें इन्हें ऑप्शन दे रखे हैं रामविलास शर्मा, नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी। तो जो हमारे रसवादी आलोचक हैं वो हैं नगेंद्र। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका क्या बनेगा, सही जवाब बनेगा, नगेंद्र को रसवादी आलोचक कहा गया है। अगला प्रश्न है, विचार और वितर्क किसका निबंध संग्रह है। तो इसमें हमें ऑप्शन दे रखे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राजनाथ पांडे,
प्रभाकर माचवे। तो जो विचार और वितर्क नामक जो निबंध संग्रह है वो है हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर जो दूसरा है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा निबंध संग्रह डॉक्टर नगेंद्र का नहीं है? तो इसमें जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें पूछा है कौन सा निबंध संग्रह नगेंद्र का नहीं है। तो इसमें पहला है विचार और अनुभूति, विचार विश्लेषण, विचार और विवेचन, विचार के क्षण। तो जो हमारा इसमें निबंध संग्रह नगेंद्र का नहीं है, तो विचार और अनुभूति उन्हीं का है, नगेंद्र जी का। विचार और विश्लेषण भी है, विचार और विवेचन भी। तो तीनों हमारे नगेंद्र के क्या हैं, निबंध संग्रह हैं। इसके विपरीत जो विचार के क्षण हैं ये नगेंद्र जी का निबंध संग्रह नहीं है। तो हमारा जो उत्तर इसमें बनेगा ये बनेगा विचार के क्षण। ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं आज की क्लास के अंतिम प्रश्न पे। तो हमारा प्रश्न है, डॉक्टर रामविलास शर्मा किस विचारधारा के आलोचक हैं? तो इसमें ऑप्शन दे रखा है स्वच्छंदतावादी, अंतचेतनावादी, ऐतिहासिक या मार्क्सवादी। तो जो डॉक्टर रामविलास शर्मा है वो है हमारे मार्क्सवादी विचारधारा के आलोचक माने गए हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो साथियों, आपको हमारी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपको एक अगली वीडियो के साथ, बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।